हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 8th सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं साइंस के पोलस्टार में से। पहला सैम्पल पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सेकंड सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव एग्जांपल्स ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। हमें इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जांपल देने। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो हम जैसे जैसे यूज करें वो खत्म ना हो, मीन्स कि हम उसको जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगे। ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं कि वो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो इनके एग्जांपल्स क्या आ सकते हैं? एग्जांपल हमारी एयर, हवा कभी खत्म नहीं होगी। सन एनर्जी, सन से जो हमें लाइट मिलती है वो कभी खत्म नहीं होगी, जब तक सन है तब तक वो हमें मिलती रहेगी। और वाटर, रेन होती रहेगी और वाटर जो है वो हमें कॉन्टिन्यूसली मिलता रहेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के जो कभी खत्म नहीं होंगे। उसके बाद है गिव एग्जाम्पल ऑफ लाउड नॉइस। हमें जो है वो जो लाउड नॉइस का जो है वो एग्जाम्पल देना है। तो इसके हमारे पास काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि ये फैक्ट्रीज में जो मशीनें चलती हैं उसकी आवाजें, जो हम पटाखे चलाते हैं उसकी आवाजें, क्रैकर्स की साउंड हो गए, लाउड स्पीकर्स हो गए। अगर लाउड स्पीकर्स जो है वो फुल वॉल्यूम पे चलेंगे तो उसकी आवाज, उसकी नॉइस होगी। हमारे टेलीविजन से अगर हम फुल वॉल्यूम पे चलाएंगे तो ये कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे लाउड नॉइस की। साउंड प्रोड्यूस बाय द मशीन्स, लाउड स्पीकर एट द फुल वॉल्यूम, साउंड्स ऑफ क्रैकर्स, साउंड्स ऑफ हॉर्न्स ऑफ द व्हीकल्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि लाउड नॉइस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन द फिगर, लिस्ट द पॉसिबल रीजन, एक्सप्लेन योर आंसर। हमें बोला है कि इस अरेंजमेंट के अंदर जो हमारा बल्ब है वो नहीं जग रहा है, उस बल्ब के ना जगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो हमें बताने हैं। तो अगर ये बल्ब नहीं जग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा लिक्विड है वो कंडक्ट नहीं कर रहा है इसीलिए बल्ब नहीं जगा। तो बल्ब ना जगने के कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारा बल्ब जो है वो फ्यूज हो सकता है, हमारा कनेक्शन जो है वो प्रॉपर ना हो सकता है कि हमारा जो कनेक्शन है वो कहीं से ढीला हो, हमारी कोई वायर कहीं से टूटी हो, कनेक्शन प्रॉपर से ना लगे हो। या फिर ये भी हो सकता है कि जो हम बैटरी यूज कर रहे हैं वो बैटरी यूज अप हो चुकी है, मीन्स कि उस बैटरी की पावर जो है वो खत्म हो चुकी है, जो कि सफिशिएंट करंट ही ना पैदा कर रही हो। ये भी हो सकता है कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो इतना ज्यादा अच्छा कंडक्टर ना हो कि वो अच्छे से करंट को पास होने दे। तो ये कुछ पॉसिबल रीजंस है बल्ब के ना जगने के। हमसे एक बार पढ़ लेते हैं। द बल्ब इज फ्यूज, द बल्ब जो है वो फ्यूज हो सकता है। सेल्स आर यूज्ड अप, मीन्स की जो हमारी बैटरी है उसकी पावर जो है वो कम हो सकती है, वो खत्म हो चुकी है बैटरी, मतलब कि वो ज्यादा करंट पैदा नहीं कर रही। कनेक्शंस आर नॉट प्रॉपरली टाइट, जो हमारे कनेक्शंस है वो कहीं से लूज हो सकते हैं, कहीं से क्रैक हो सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जो हमारा बल्ब है जिसके कारण नहीं जग रहा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच फोर्स होल्ड द प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट अराउंड द सन। कौन सा ऐसा फोर्स है जो सभी प्लैनेट्स को सन के अराउंड जो है वो अपने अपने ऑर्बिट्स में रखता है? तो वो कौन सा फोर्स है? वो हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सभी प्लैनेट्स को अपने अपने ऑर्बिट में रखने के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स ही है सभी प्लैनेट्स को आपस में बांध के रखता है। पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर नेचुरल पॉलीमर्स। तो हमें ये बताना है कि नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो कि हमें नेचर में मिलते हैं। नेचर में हमें प्लांट्स से मिल सकते हैं, एनिमल्स से मिल सकते हैं। ऐसे सारे पॉलीमर्स जो हमें या तो प्लांट्स से मिले या फिर एनिमल्स से मिले, या मीन्स की नेचर में ही मिल जाए हमें, ऐसे पॉलीमर्स को हम बोलते हैं कि वो नेचुरल पॉलीमर्स है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। द पॉलीमर्स विच अकर इन नेचर एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे सारे पॉलीमर जो कि नेचर में मिलते हैं और उनको हम प्लांट्स से या फिर एनिमल्स से जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, ऐसे सभी पॉलीमर्स को हम नेचुरल पॉलीमर्स बोलते हैं। जैसे कि हमारी रबड़ होगी, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सारे जो है ये हमारे नेचुरल पॉलीमर्स है। इसके साथ ही हम एक बार सिंथेटिक पॉलीमर भी देख लेते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होंगे? ऐसे पॉलीमर्स जो कि नेचर में नहीं मिलते हैं, उनको इंसानों द्वारा बनाया जाता है, उनको हम बोलते हैं कि वो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं।
The polymers which do not occur in nature and have been synthesized in laboratories are called the synthetic polymers. ऐसे polymers जो कि नेचर में नहीं मिलते उनको लैब्स में बनाया जाता है, इनको हम मैन-मेड polymers भी बोलते हैं, जैसे कि हमारा टेफ्लॉन हो गया, बेकेलाइट हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड मीन्स की पीबीसी, ये फुल फॉर्म है हमारी पीबीसी की। पीबीसी को पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, पॉलीथीन, ये सभी एग्जांपल्स हैं, ये हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स है। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ नेचुरल पॉलीमर्स लिखना था, तो नेचुरल पॉलीमर्स क्या है? ऐसे पॉलीमर्स जो नेचर में मिलते हैं और उनको हम प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? सेकंड क्वेश्चन है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ मॉस्किटो इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रोर ऑफ लॉइन, एक्सप्लेन। पूछ रहे हैं कि जो मच्छर की आवाज होती है वो शेर की दहाड़ की आवाज से अलग होती है, उसका कारण बताना है कि इसका कारण क्या है। तो हमें इसका कारण बताना है कि जो हमारे मच्छर की आवाज है और वो शेर की दहाड़ से कैसे अलग होती है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? हमें पता है कि जो साउंड है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा किसी साउंड की वाइब्रेशंस की एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा जो लाउडर आवाज होती है। जितना एम्पलीट्यूड कम होता है उतना जो आवाज जो होती है वो धीमी होती है। जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी तेज आवाज सुनाई देगी। जितना एम्पलीट्यूड कम होगा, आप कभी किसी ड्रम को मार के देखो, ड्रम के ऊपर हल्का सा स्ट्राइक करोगे तो वो आवाज बहुत हल्की सी पैदा करेगा, क्योंकि जब आप हल्का सा मारोगे तो वहां पे एम्पलीट्यूड काफी छोटा होगा, उसका जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होगी वो काफी कम हिलेगी। हमें पता है कि जो साउंड है वो वाइब्रेशंस के कारण पैदा होती है। जब हम उसको हल्के से मारेंगे तो वहां पे ज्यादा वाइब्रेशंस नहीं पैदा होंगी, जिसके कारण जो आवाज है उसका वो भी ज्यादा लाउड पैदा नहीं होगी। अगर हम उसे जोर से मारेंगे तो वो उसकी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जो है काफी हिलेगी, आप उसको हिलता हुआ देख भी पाओगे, महसूस कर पाओगे। उसी स्ट्रेच मेम्ब्रेन के हिलने को ही हम जो है वो एम्पलीट्यूड बोलते हैं कि वो कितनी ज्यादा ऊपर उठी है हिलते टाइम। तो उसी पे डिपेंड करती है हमारी साउंड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी आवाज ज्यादा जोर से आएगी। जब शेर दहाड़ता है तो उसकी वोकल कॉर्ड्स जो है वो काफी ज्यादा वाइब्रेट्स करती है, काफी ज्यादा उनका एम्पलीट्यूड होता है, जिसके कारण जो है वो आवाज भारी होती है, जिसके कारण हम मच्छर की आवाज को और शेर की दहाड़ को अलग अलग पहचान सकते हैं। दोनों आवाजें अलग होती हैं। एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या हुआ बुक में भी। द लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जो साउंड की लाउडनेस होती है वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। अ मॉस्किटो प्रोड्यूस साउंड बाय द वाइब्रेशन ऑफ इट्स विंग इन ओपन एयर वाइल द लोइन रोयर बाय द वाइब्रेशन ऑफ इट्स वोकल कॉर्ड्स। जब मच्छर की आवाज क्या होती है? उसके उड़ने के कारण, जब वो उड़ता है तो उसके पंखों के कारण हवा, आसपास की हवा में थोड़ी बहुत ही वाइब्रेशन होती है, जिसके कारण उसमें आवाज पैदा होती है। लेकिन जब शेर दहाड़ता है तो उसके गले की जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट होती है, जिसके कारण आवाज पैदा होती है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय द मॉस्किटो विल बी लेस देन द साउंड प्रोड्यूस बाय द लोइन। जो साउंड मॉस्किटो द्वारा पैदा की जाती है उसका एम्पलीट्यूड काफी कम होता है एज कम्पेयर टू जो साउंड लोइन द्वारा पैदा की जाती है। तो लोइन की पैदा की हुई आवाज का एम्पलीट्यूड जो होता है वो ज्यादा होता है, और मच्छर की जो आवाज होती है उसका एम्पलीट्यूड काफी छोटा होता है। द पिच एंड द क्वालिटी ऑफ द टू साउंड्स इज क्वाइट डिफरेंट विच मेक्स द टू साउंड डिफरेंट एंड डिस्टिंग्विशेबल्स। जो उनकी पिच और क्वालिटी जो होती है दोनों आवाजों की वो अलग अलग होती है, इसी कारण दोनों आवाजें अलग होती है और दोनों को हम आसानी से पहचान भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बॉडी लूजेज इट्स चार्ज इफ वी टच इट विद आवर हैंड। बोल रहे हैं कि अगर हम किसी चार्ज बॉडी को हाथ से छूते हैं तो उसके सारे चार्ज खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी जो है वो एक अच्छी कंडक्टर है, चार्जेस की अच्छी कंडक्टर है। जैसे ही हम किसी चार्ज बॉडी को हाथ लगाते हैं तो चार्ज क्या होता है? हमारी हाथ में से कंडक्ट होके, मीन्स की हमारी बॉडी में से ट्रेवल करके सीधा धरती में चला जाता है, जिसके कारण उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज खत्म हो जाता है। तो इसका बेसिकली रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कंडक्टर होती है, अच्छी कंडक्टर होती है चार्जेस की, जिसके कारण चार्जेस जो है वो ह्यूमन बॉडी में से होते हुए धरती में चले जाते हैं। इसको एक बार रीड भी कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती है। व्हेन द बॉडी इज टच्ड विद द हैंड द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द बॉडी पासिस टू द अर्थ थ्रू द ह्यूमन बॉडी एंड द बॉडी लूजेज इट्स चार्ज। जब हम किसी चार्ज बॉडी को टच करते हैं तो चार्ज जो है वो हमारी बॉडी में से होता हुआ धरती में जो है वो चला जाता है, जिसके कारण कोई भी बॉडी जो है वो अपना चार्ज लूज कर देती है अगर हम उसको हाथ लगाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर एस्टेरॉइड्स? एस्टेरॉइड्स हमें बताना है कि क्या होते हैं।
तो एस्टेरॉइड्स क्या है, हमारा जो मार्स और जुपिटर के बीच का गैप है, उस गैप के अंदर काफी सारे छोटे छोटे पत्थर जो है वो इधर उधर घूमते रहते हैं। उन छोटे छोटे पत्थरों को ही जो है वो एस्टेरॉइड्स बेल्ट बोला जाता है, उन्हीं को हम एस्टेरॉइड के नाम से जानते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच का जो डिस्टेंस है, उस बीच की जगह के अंदर काफी सारे छोटे छोटे जो पत्थर हैं, छोटे और बड़े पत्थर जो है वहां पे घूमते रहते हैं, उन्हीं को हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। The gap between the orbits of the Mars and the Jupiter is occupied by a large number of small objects called the asteroid। जो गैप है हमारा मार्स और जुपिटर के बीच का, उसमें जो है वो काफी छोटे छोटे जो है वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो छोटे ऑब्जेक्ट्स जो है वो मिलते हैं, छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं। उन पत्थरों को हम एस्टेरॉइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग, कमेंट ऑन दिस। क्वेश्चन में बोला है कि अगर कोई पानी हमें देखने में साफ सुथरा लग रहा है, क्या उस पानी को पिया जा सकता है, उसके बारे में हमें अपनी सजेशन देनी है, उसके ऊपर कमेंट करना है कि क्या अगर पानी देखने में साफ है तो क्या उसको पी सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही स्टेटमेंट नहीं है। अगर पानी दिखने में साफ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीने के लिए सेफ होगा, क्योंकि दिखने में पानी अगर साफ है भी तो भी उसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, जो कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। वो छोटे छोटे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, वो हमें बीमार कर सकते हैं, हमारे बॉडी में जाके हमको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये कभी नहीं कह सकते कि अगर पानी दिखने में साफ है तो वो पिया भी जा सकता है। हो सकता है कि उसमें कोई छोटी छोटी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जो कि हमें बीमार कर सकते हैं और उनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं। इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये सही नहीं है। क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर में अपियर क्लीन, साफ पानी जो है हो सकता है देखने में हमें साफ लगे, बट इट इज नॉट प्योर, बट ये प्योर नहीं होता है। इट मे कंटेन डिजोल्व इम्प्योरिटीज, इसमें काफी सारी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। इसमें काफी सारे मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी कैरियर ऑफ डिसीजेस, ये छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, ये बीमारियों को कैरी कर सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। सो water fit for drinking is clean, clear, transparent, odorless, devoid of germs and the dissolved impurities। so एक ऐसा पानी पीने के लिए सही हो सकता है जो साफ भी हो और जो कि क्लीन हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसमें किसी तरह की कोई स्मेल ना हो, उसमें किसी तरह के कोई जर्म्स ना हो, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, तो उस पानी को हम पी सकते हैं। बेस्ट वे टू गेट प्योर वाटर इज बॉइलिंग, पानी को साफ करने का जो बेस्ट तरीका है वो है पानी को उबालना। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स एंड द बॉइल्ड वाटर कैन बी यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। उबालने से पानी के अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं, फिर उसको हम आसानी से पी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What are the advantage of using CNG and LPG as fuel? CNG और LPG को फ्यूल की फॉर्म में यूज करने के हमें क्या क्या फायदे हैं। तो पहले एडवांटेज ऑफ एलपीजी है, एलपीजी हैज द हाई क्लोरिफिक वैल्यू। एलपीजी की क्लोरिफिक वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है। क्लोरिफिक वैल्यू क्या है, क्लोरिफिक वैल्यू एक यूनिट होती है जिससे हम ये मापते हैं कि कोई फ्यूल कितना जलने पे कितनी ज्यादा हीट जो है वो पैदा करता है। जितनी ज्यादा क्लोरिफिक वैल्यू होगी उतनी वो ज्यादा हीट पैदा करेगा। मीन्स हमें कम क्वांटिटी में ईंधन को जलाना होगा, फ्यूल को कम जलाना होगा, लेकिन वो ज्यादा हमें हीट पैदा करेगा। इट्स क्लोरिफिक वैल्यू इज अबाउट 50 किलो जूल पर ग्राम। तो जो एलपीजी होती है उसकी क्लोरिफिक वैल्यू होती है 50 किलो जूल पर ग्राम। मतलब कि जब हम 1 ग्राम एलपीजी को बर्न करते हैं तो उससे हमें 50 किलो जूल एनर्जी मिलती है, जो कि काफी ज्यादा है अमाउंट में। दिस मीन्स दैट व्हेन 1 ग्राम ऑफ एलपीजी इज बर्न इन अ गैस स्टोव इट प्रोड्यूस द 50 किलो जूल ऑफ हीट। जब 1 ग्राम एलपीजी को जलाते हैं तो हमें 50 किलो जूल हीट जो है वो मिलती है। इट बर्न्स विद स्मोकलेस फ्लेम एंड डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। ये जब जलती है तो इसे स्मोकलेस फ्लेम्स के साथ जलती है। मीन्स की जब ये जल रही होती है तो उस टाइम कोई धुआं नहीं निकलता है, जिसके कारण कोई पोल्यूशन नहीं होता। आपने घरों में अपने सिलेंडरों में देखा होगा, जब आपका सिलेंडर चल रहा होता है तो उस टाइम जो है वो उसमें से कोई धुआं वगैरह नहीं निकल रहा होता। एलपीजी डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैसेज ऑन बर्निंग। जब ये जलती है तो अपने साथ कोई भी पॉइजनस गैसेज जो है ये पैदा नहीं करती है। एलपीजी इज इजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। एलपीजी को हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं और उसको स्टोर करके रखना जो होता है वो आसान होता है।
इट अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, ये जो है वो पूरी तरह से जलती है। पूरी तरह से जलने का मतलब ये है कि अगर आप लकड़ी को जलाते हो तो पीछे राख बचती है, कोयले को जलाते हो तो पीछे राख बचती है, लेकिन जब एलपीजी को जलाते हो तो पीछे कुछ भी नहीं बचता, वो सारी की सारी जो है वो जल जाती है। एलपीजी इज अ वेरी नीट एंड क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल। एलपीजी जो है वो एक साफ सुथरा घरेलू ईंधन है। सिमिलर हमारा जो एलपीजी सीएनजी है वो भी जो है वो किसी तरह का पोल्यूशन कोज नहीं करता है। उसकी क्लोरीफिक वैल्यू भी जो होती है वो हाई होती है। वो भी नीट एंड क्लीन जो है फ्यूल है, उसको हम व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं, जिससे कि पोल्यूशन लेवल कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। हमें बताना है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। Petroleum is formed from the bacterial decomposition of the remains of the animals and the plants which got buried under the sea millions of years ago। पेट्रोलियम बनने का जो प्रोसेस है वो आज से लाखों साल पहले जो प्लांट्स या फिर सी एनिमल्स समुद्र में दब गए थे, समुद्र की तली में दब गए थे, उनके धीरे धीरे बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है बैक्टीरियाज ने धीरे धीरे उनको खा लिया और उनको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस धीरे धीरे जो है वो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता गया प्लांट्स और एनिमल्स जो कि समुद्र की तली में दब गए थे उनका, और उससे हमें पेट्रोल मिला। When these organisms die, they sank to the bottom and got covered by the sand and clay। जब ये ऑर्गेनिज्म मर गए तो ये समुद्र की तली पे जाके बैठ गए, उनकी डेड बॉडीज जो है वो समुद्र की तली पे जाके सेटल होगी और धीरे धीरे उस पर मिट्टी, रेत और क्ले जो है वो इकट्ठी होती रही। ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स, काफी लाखों साल बाद, these organism got converted into petrol by heat, pressure and the catalytic action। लाखों साल बाद ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज थी या फिर प्लांट्स की रिमेन्स थे वो धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि जैसे वो मिट्टी में दबे रहे तो वहां पे हवा की कमी होगी, वहां पे ज्यादा गर्मी होगी, वहां पे प्रेशर ज्यादा हो गया। इन सभी चीजों के कारण वो धीरे धीरे जो है वो पेट्रोल में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नोट अबाउट ऑन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के ऊपर नोट लिखना है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते क्या हैं? ऐसे कैरेक्टर्स जिससे हम जो है वो गर्ल्स और बॉयज के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सके देख के ही। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, हमें देख के हमें बताना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा लड़का है कौन सा लड़की है। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हम उनको आसानी से फिर डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा लड़का है कौन सा लड़की है। तो ऐसे कैरेक्टर्स जिनसे हम ऑब्जर्व करके बता सकें कि कौन लड़का है और कौन सी लड़की है, तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। वी नो टेस्टिस एंड द ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमें पता है कि जो टेस्टिस और ओवरीज हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल के। दे प्रोड्यूस द गैमेट, इज दैट द स्पर्म एंड ओवा। ये क्या करते हैं? ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस क्या करता है? वो स्पर्म पैदा करता है, और ओवरीज क्या करते हैं? वो ओवा प्रोड्यूस करता है। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगन्स टू डेवलप एट द पबर्टी एंड द बॉयज बिगिन टू ग्रो फेशियल एयर्स। जब लड़कियां पबर्टी के अंदर होती है तो उनकी जो ब्रेस्ट है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है, बड़ी होनी शुरू हो जाती है, और जो बॉयज होते हैं उनके फेस पे जो है वो हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, मीन्स उनकी दाढ़ी मूछ जो है वो आनी शुरू हो जाती है। As these features help to distinguish the male from the female, they are also called the secondary sexual characters। और इन फीचर्स की हेल्प से हम ये बता पाते हैं कि हम जो मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं, इसीलिए हम इनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। बॉयज आल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। जो लड़के होते हैं उनकी छाती पे जो है वो बाल आने शुरू हो जाते हैं, चेस्ट पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर्स ग्रो अंडर द आर्म्स एंड द रीजन अबव द थाई और द पब्लिक रीजन। दोनों लड़के और लड़कियों दोनों में ही जो है वो पब्लिक पार्ट्स में जो है वो उनके हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये कैरेक्टर्स है जिनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राइट नोट ऑन द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अनबॉर्न बेबी। हमें जो है वो अनबॉर्न बेबी के सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर नोट लिखना। ये होता क्या है कि जब बच्चा पैदा नहीं हुआ होता तो ये कैसा पता लगता है कि लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाली है। अनबॉर्न बेबी का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसे होता है उसके बारे में हमें बताना है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो
हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं, जिसमें एक क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, जो कि डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंट होता है मेल और फीमेल के अंदर। फीमेल में जो होते हैं वो दोनों एक्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं, और जो मेल होता है उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम मिलते हैं। यही जो है वो अनबॉर्न बेबी के सेक्स डिटरमाइन करने में भी हेल्प करते हैं। ऑल द ह्यूमन बीइंग्स हैव द 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज दैट द 46 क्रोमोसोम। सभी इंसानों में जो है वो 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर बोल लो या 46 बोल लो, दोनों सेम ही है, क्योंकि 23 पेयर, पेयर का मतलब होता है दो दो, तो 23 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 46 आएगा। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल्स हैव 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम एंड द फीमेल हैव 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम्स। तो ये 44 जो होते हैं वो दोनों में सेम रहते हैं, लेकिन इसका एक फर्क होता है, मेल में जो है ये एक्स और वाई प्रेजेंट होता है, और फीमेल जो है में है जो दोनों एक्स प्रेजेंट होते हैं। When a sperm containing the X chromosome fertilize the egg, the zygote would have the 2X क्रोमोसोम एंड डेवलप इनटू फीमेल चाइल्ड। जब जो है स्पर्म, ऐसा स्पर्म जो है जिसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मान लो कि हमारा स्पर्म आ रहा है, तो स्पर्म में जो है दो तरह के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, एक तो उसमें एक्स होगा, एक उसमें वाई होगा। स्पर्म में दोनों तरह के जो क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, एक्स का भी और वाई का भी। अगर हमारा कोई स्पर्म है जिसके ऊपर जो है वो एक्स क्रोमोसोम है, और दूसरा जो है स्पर्म उसके ऊपर हमारा एक्स क्रोमोसोम है, अगर हमारा वाई वाला स्पर्म जाइगोट एग के साथ जो है वो कंबाइन करता है, एग के ऊपर हमेशा एक्स ही रहेगा, क्योंकि एग जो है वो फीमेल में पैदा होते हैं और फीमेल में हमेशा सिर्फ एक्स ही प्रेजेंट होता है। तो एग के ऊपर तो हमेशा एक्स ही रहने वाला है, लेकिन स्पर्म के ऊपर पॉसिबिलिटी है कि वहां पे वाई भी हो सकता है और वहां पे एक्स भी हो सकता है, लेकिन एग पे हमेशा एक्स ही रहेगा। जब एक ऐसा स्पर्म आएगा जिसके ऊपर वाई है, तो वो स्पर्म जब एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, तो जो हमारा जाइगोट बनेगा, जो इसका रिजल्टेंट जाइगोट बनेगा, उसमें क्या होगा, एक्स तो एग से आ जाएगा और स्पर्म से जो है वो वाई आ जाएगा, जिसके कारण जो हमारा पेयर बन जाएगा वो एक्स वाई का बन जाएगा। और हमें पता है कि एक्स वाई जो पेयर होता है वो मेल्स में होता है, मीन्स कि हमारा जो बेबी होने वाला है वो बॉय होगा। और अगर हमारे पास कोई एक ऐसा स्पर्म आ जाए, हमारा जो एक्स क्रोमोसोम है, जब वो एग के साथ कंबाइन करेगा, तो हमारा जो रिजल्टेंट जाइगोट बनेगा उस पे जो है वो एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। और हमें पता है कि जो फीमेल्स होती हैं उसके ऊपर, उसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम्स का ही पेयर होता है, तो हमारा जो बेबी बनेगा वो गर्ल होगा। मीन्स कि अगर वाई वाला स्पर्म एग के साथ कंबाइन करेगा तो लड़का पैदा होगा, और अगर एक्स वाला स्पर्म एग के साथ कंबाइन करेगा तो हमारे पास लड़की पैदा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ अ टेस्टर आर डिप्ड इन अ सॉल्यूशन द मैग्नेटिक कंपास नीडल शोज द डिफ्लेक्शन, कैन यू एक्सप्लेन द रीजन। जब हम टेस्टर को सॉल्यूशन के अंदर जो है वो डालते हैं, तो उसके कारण मैग्नेटिक कंपास की सुई जो है वो डिफ्लेक्शन शो करते हैं। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है हिलना शुरू कर देती है। उसका रीजन बताना है, तो इसका रीजन यही है कि हमारा जब हमने उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर टेस्टर को डाला है, तो उससे अगर सुई हिलने लगी है, तो उसका मतलब ये है कि वहां पे करंट पैदा हो रहा है, करंट जो पास आउट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कंडक्टर होगा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का। The compass needle shows a deflection which shows that the current is flowing through the wire। इसका मतलब ये है कि जो वायर है उसमें से करंट पैदा हो रहा है। The circuit becomes complete as the free end of the tester and dipped into the solution। जब जैसे हमने टेस्टर के फ्री एंड्स को सॉल्यूशन में डाला, तो उसके कारण सर्किट पूरा हो गया, और सर्किट पूरा होने के कारण जो है वहां पे करंट जो है वो फ्लो होना शुरू कर गया। Therefore the solution is conducting। जिसका मतलब ये है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो अच्छा कंडक्टर है, जिसने करंट को अपने में से पास होने दिया। अगर करंट वो अपने में से करंट को पास ना होने देता तो सर्किट पूरा ना होता और करंट जो है वो बहना शुरू नहीं करता, जिसके कारण जो है वो फिर सुई भी नहीं हिलनी थी। लेकिन यहाँ पे अगर सुई हिल रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो अच्छा कंडक्टिंग है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके कारण कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन जो है वो हुई है।
उसके बाद हमें बताना है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इसके यूजेस बताने हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है किसी चीप क्वालिटी के मेटल के ऊपर किसी अच्छी क्वालिटी की मेटल लेयर को चढ़ा देना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो है वो किसी चीप मेटल के ऊपर किसी घटिया क्वालिटी के मेटल के ऊपर किसी अच्छी क्वालिटी के मेटल की लेयर जो है वो चढ़ा देते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इसके यूज काफी सारे हैं, जैसे कि हमारे आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट, इसी से आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है वो इसी से बनती है। हमारे काफी सारे जैसे कि हमारे साइकिल के हैंडल्स होते हैं वो भी इसी से बनते हैं। हमारे कपड़ों के जो बक्कल्स होते हैं उसमें भी हम प्लेटिंग करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। इसी के साथ हमारा सैंपल पेपर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।